गोजर देश। बरसगीर पाक व हिंद की 2000 साल की तारीख का जायजा लिया जाए तो इस पूरे पीरियड को वाज़े तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 1 अंग्रेजी पीरियड, 2 मुस्लिम पीरियड, 3 गोजर पीरियड। ब्राह्मण जो आज हिंदुस्तान और उसकी तारीख का सबसे बड़ा दावेदार बनता है, इसका दौर हुकूमत सिवाय हिश के मुख्तसर दौर के उन 2000 सालों में कहीं नजर नहीं आता, जबकि इन 2000 सालों में पहली सदी ईस्वी के आगाज में ही गोर्जर कौम ने किशान सल्तनत के नाम से एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रख दी थी, जो वस्त एशिया से लेकर जनूबी एशिया तक फैली हुई थी। किशान सल्तनत में चीन का मौजूदा सूबा सनयांग, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान के कुछ इलाके, शुमाली ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और वस्ती और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के इलाके शामिल थे। किशनों के सिक्कों में गुजरी लहजे में उनका नाम किशनों मिलता है, लेकिन बाद अज़ां हिंदी लाहा में ये कसाना कहलाए और आजकल कसाना गोर्जर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चौथी सदी ईस्वी में कशिनो सल्तनत के ज़वाल के बाद गोजर कौम की मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आईं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत गोर्जर देश के नाम से ही कायम हुई, जो 550 ईस्वी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। इस सल्तनत के हुक्मरान गोर्जर परतहार कहलाए। बरसगीर की तारीख के क्लासिकल पीरियड में गोर्जर परतहार हुक्मरानों को एम्पीरियल पावर की हैसियत हासिल थी। के मुंशी, जो कि खुद एक ब्राह्मण था, उसने अपनी किताब ग्लोरी डेट वज गोरुजीरा देसा में लिखा है कि बरसगीर की तारीख का सबसे सुनहरा दौर गोर्जर देश का दौर था। गोजर देश के जुनूब में राष्ट्रकूटा हुकूमत थी। इसके राजा गुदा सुइम ने 810 ईस्वी में अपनी याददाश्त में लिखा है, इसके दादा की जंग गोजर देश के गोजर हुक्मरानों से हुई थी। इसने लिखा, ये गोजर बादशाह के शतरों में ऊंचा दर्जा रखते। गिरजर परतहार दौर के चंद मशहूर गुजर बादशाहों का तस्करा तारीख में हसब झैल। 1 नागभट्ट अव्वल, इसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक हुकूमत की और अपना कंट्रोल मंदोर से मशरिक और जुनूब में बढ़ाया, जिसके नतीजे में पड़ोसी रियासत मालवा को ग्वालियर तक और गुजरात को भिरविच की बंदरगाह तक फतेह कर लिया। इसके बाद इसने मालवा के शहर आवंती को अपना दारुल हुकूमत बनाया। इसी दौरान सिंध से मुसलसल अरबों के हमले हो रहे थे, लेकिन नागभट्ट अव्वल ने अरबों को दरियाए सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। 738 ईस्वी में सिपा सालार जुनैद की क़ियादत में एक जंग हुई, लेकिन उन्होंने नागभट्ट से बुरी तरह शिकस्त खाई। कुछ अरसा बाद मुस्लिम सिपा सालार तमीम ने फिर हमला किया। नागभट्ट अव्वल ने इसको भी शिकस्त दे दी। ग्वालियर के किले से बरामद होने वाली तहरीरों में ये लिखा हुआ है कि नागभट्ट अव्वल ने अरबों की एक बड़ी फौज को शिकस्त दी थी, जिसमें 15,000 घड़सवार, 5,000 प्यादा और 2,000 ऊंट सवारों के अलावा बड़ी तादाद में मुहासरा आर्टिलरी भी शामिल थी। इसके अलावा मुस्लिम फौज में अरब दस्ते के अलावा सिंध के हिंदुओं और तुर्क बाशिंदों के दस्ते भी शामिल थे। 2 नागभट्ट दुआम, इसने 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक हुकूमत की और बिहार को भी पाला हुक्मरानों से छीन लिया और वस्ती हिंदुस्तान को भी अपनी कलमरों में शामिल कर लिया। नागभट्ट दोयम ने कन्वज को दारुल हुकूमत बनाया और उसके अहद में गोजर परतहार सल्तनत जनूबी एशिया की ताकतवर तरीन सल्तनत बन गई। नागभट्ट दोयम के बाद इसके बेटे रामभर ने 3 साल हुकूमत संभाली, लेकिन सिर्फ 3 साल हुकूमत करने के बाद इसने ईनान हुकूमत अपने लायक और फायक बेटे मेहर भोज को दे दी। मेहर भोज ने 836 ईस्वी से 886 ईस्वी तक हुकूमत की और उसके अहद में गोर्जर परतहार सल्तनत की सरहदें दरियाए सिंध से लेकर बंगाल तक फैल गई, जबकि जुनूब में दरियाए नर्मदा से लेकर शुमाल में उत्तर प्रदेश तक के इलाके उनकी कलमरों में आ गए। इस दौर में गोजर परतहार सल्तनत खुशहाली और ताकत के उरूज तक पहुंची। इस दौर को गोजर परतहार सल्तनत के उरूज का दौर कहा जाता है और मेहर भोज को तारीख में गोजर आजम कहा जाता है। इस अरसा के दौरान इंपीरियल गोजर परतहार खानदान ने आर्यावर्त के महाराजा धीरज यानी राजों के राजा का खिताब भी हासिल किया।
अरब मुअर्रिख सुलेमान ने इसी दौर का नक्शा खींचते हुए लिखा है कि ये 851 ईस्वी की बात है। मैंने देखा कि गोर्जर हुक्मरान ने मुतअद्दिद फौजें रखी हुई हैं। किसी दूसरे हिंदुस्तानी शहजादे के पास इतने घड़सवार नहीं हैं जितने इस गोर्जर राजा के पास हैं। इसके पास बेशुमार दौलत है और उसके पास बेशुमार ऊंट और घोड़े हैं। उसने ये भी लिखा कि वो अरबों से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद वो तस्लीम करता है कि मुसलमानों का सियासी निज़ाम सबसे बढ़कर है। अरब मोरख, सयाहों और ताजिरों इन गोर्जर हुक्मरानों के अखलाक से मुतासिर है कर बहुत कुछ लिखा है। किताब अल-आलाक अल-नफ्सिया जल्द 7 सफ़ा 134-135 में लिखा है, इससे मुल्हक अल-हुदूद एक और बादशाह है जिसको गोर्जर बादशाह कहा जाता है। इसके मुल्क में अदल इस कदर आम है कि अगर सोना रास्ते में डाला जाए तो उसके अदल की वजह से लोगों को ये अंदेशा नहीं होता कि कोई इस सोने को अलिफाटे लेगा। अरब तिजारत के लिए इसके पास जाते हैं तो वो उन पर एहसान करता है, उनसे माल खरीदता है, इसकी रियाया और अरब आपस में सोने और दिरहम में लेन देन करते हैं। जब अरब उनसे खरीद व फरोख्त कर चुकते हैं तो बादशाह से इल्तिजा करते हैं कि हमारे साथ कोई मुहाफिज दस्ता भेज दिया जाए जो हमें बहिफाजत सरहद पार पहुंचा दे। लेकिन बादशाह कहता है कि मेरे मुल्क में कोई चोर नहीं है, अब बेफिक्र होकर जाएं। अगर आपके माल को कोई नुकसान पहुंचा तो आकर मुझसे ले ले, मैं आपका जामिन हूं। वो बादशाह बड़े तन व तोश वाला है। इसके मुल्हक अल-हुदूद बादशाहों में से इससे ज्यादा कोई बहादुर नहीं। वो फनून हर्ब में बड़ा मुदब्बिर है। गोर्जर कौम न सिर्फ नस्ली तौर पर बल्कि विरासती तौर पर भी आर्याई रवायात की पासदार थी। इसकी अक़दार व रवायात और अखलाक की तारीफ दुश्मन भी करते थे। शायद यही वजह थी कि इसी दौर में अरब मुअर्रिख और सयाह अबू जुनैद ने गजरों की दिलेरी, बेबाकी, बहादुरी, उसूल पसंदी और इंसानियत दोस्ती को देखते हुए हसरत जाहिर की थी कि काश में भी गुजर होता। मगरबी तारीख दान जान की अपनी किताब द इंडिया में लिखता है कि जिसे आज राजस्थान कहा जाता है, ये पहले गोजरों का मुल्क हुआ करता था और इस मुल्क का नाम गोर्जर देश था। यहाँ के गोर्जरों को परतहार कहा जाता था और परतहार एक खिताब था जिसका मतलब था मुहाफिज। अरब तवारीख में भी कन्वज के गालूट और गोरुजरातरा यानी मौजूदा राजस्थान के चौहानों को गोर्जर लिखा गया है। हर्षवर्धन 606.647 के दरबारी शायर भान भट्ट ने 630 ईस्वी में अपनी किताब में जिक्र किया कि हर्ष के बाग का गोर्जर राजों से सख्त मुकाबला रहता था। चीनी मुर्रिख हैवन सवान ने अपने सफरनामा में लिखा कि 641 ईस्वी में मालवा, विल्भीपुर, आनंदपुर, सुवरस्तर, कन्वज और ओगेली पर गजरों की हुकूमत थी। चीनी मौरख हैवनसान के मुताबिक हिंदुस्तान में गोर्जर सल्तनत मशरिक से मगरिब में हजारों मील तक फैली हुई थी, जिसका दारुल खिलाफा भयनमाल था। इसने लिखा, गोर्जर देश में जमीन की पैदावार और आबादी खूब है, लोग दौलतमंद और अमीर हैं। गोर्जर देश के दौर के टेम्पल, मुजस्समे, कले, कतबे, सके और तहरीरी नुस्खे आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के ज़ेर तहवील आलमी सकाफ़ती विरसा का हिस्सा हैं। गुज्जर कौम की तारीख को सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने मस्ख़ किया, क्योंकि गोजर कौम ने शुरू से ही अंग्रेज़ों को अपने वतन में बर्दाश्त नहीं किया था। 1824 की सहारनपुर की जंग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ गोजरों ने लड़ी थी। फिर 1857 की जंग भी गोजरों ने शुरू की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने गजरों को अपना दुश्मन समझा और उनकी जागीरें और तारीख छीन कर अपने वफादारों के नाम कर दी। दूसरी वजह खुद बरहमन-इज़्म था, क्योंकि अंग्रेज़ मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान के बड़े इलाके पर बरहमन-इज़्म यानी हिंदू तवा का गलबा चाहते थे, और यही दुनिया पर गलबा हासिल करने वाली ग्लोबल ताकतों का एजेंडा था कि हिंदुस्तान पर एक ऐसी सोच और क़ुव्वत को गालिब कर दिया जाए जो मुस्तक़बिल में दज्जाल की आलमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने में मुआविन साबित हो सके। इसलिए ब्रह्मन के नज़रिया को गालिब करने के लिए गोजर कौम की तारीख को मस्ख़ करके उसे ब्रह्मन के खाते में डाल दिया गया। सारा फारिस और रेनहार्ड बेंडक्स जैसे माहिरीन समाजियात का कहना है कि शुमाल मगरिब में असल किश्तर एक इंतहाई मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और दानिश्वर गिरोह थे जो ब्राह्मणों की इजारादारी के लिए एक चैलेंज थे। मैक्स वेबर के मुताबिक
قدیم تحریریں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مذہبی معاملات میں برہمنوں کے ماتحت نہیں تھے۔ ان پرانے کشتروہے کو نہ صرف اس وقت کے برہمن پجاریوں نے کمزور کیا بلکہ ان کی جگہ شمال مغرب میں ناخواندہ کرایہ داروں کی نئی برادری یعنی راجپوت کے عروج نے لے لی۔ چونکہ راجپوت کشتروہے کے برعکس عام طور پر ناخواندہ تھے، اس لیے ان کے عروج نے برہمنوں کی اجارہ داری کو چیلنج نہیں کیا، اور اب پرانے کشتروں کی تاریخ کو مسخ کرنا ان نئے طبقات کی مجبوری بن چکی۔ لیکن اس کے باوجود نہ یہ پرانے کشتروں یعنی گوجروہے کی تاریخ کو مسخ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انگریز ایسا کر سکے، کیونکہ جب محکمہ آثار قدیمہ قائم ہوا اور پرانے کتبے، سکے اور دیگر آثار قدیمہ برآمد ہوئے تو سچ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور وہ یہی تھا کہ پرانے کشترا گوجر تھے اور کچھ جات تھے، جبکہ راجپوت لفظ کسی بھی پرانے راجہ یا ریاست کے ساتھ نہیں ملتا اور نہ ہی راجپوتی زبان کا دنیا میں کوئی سراغ مل سکتا۔ اس کے برعکس گوجری زبان ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، جو فارسی دور سے قبل بادشاہوں کے درباروں سے لے کر عام عوام تک وسیع پیمانے پر بولی جاتی تھی۔ گوجری زبان سے ہی اردو، ہندی، سندھی، میواتی، دہلوی، ہریانوی اور گجراتی سمیت بیشتر انڈو آرین زبانیں وجود میں آئیں۔ مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل ہسٹری میوزیم کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔